जय हिंद, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमर कुमार, आपका एजुकेटर, आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने संवैधानिक विकास को अच्छे से कवर किया, किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, अलग अलग तरीके से जितने भी एक्ट थे, कंपनी का शासन, क्राउन का शासन, सब चीज़ों के अंतर्गत हम लोगों ने संविधान का किस तरीके से विकास हुआ उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था और अच्छे से हम लोगों ने उसको समझ लिया था। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो उस क्लास में, कोई परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसके लिए समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। क्या है? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में बना है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। अगर आप लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, खासकर अगर यूपीएसआई की तैयारी करते होंगे, तो वहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। 16-17 नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है वो आता है हमारे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी ऐसे देखने को मिलता है, ठीक ठाक वेटेज देखने को मिलता है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट होगा। तो आप लोग इसको पूरा देखिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे और कोई सजेशन है तो सजेशन भी दीजिए और इसका एंजॉय लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की। 1895 ईस्वी में अपने स्वराज विधेयक में की थी। इसे अनौपचारिक मांग बताया गया है। ये सबसे पहले जो थी संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में। इसको अनौपचारिक मांग बताई गई थी। सर्वप्रथम औपचारिक मांग 1934 ईस्वी में एम एन राय द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो एम एन राय द्वारा की गई थी। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में कहा कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि सर्वप्रथम औपचारिक मांग किसने की थी? तो औपचारिक मांग जो था 1934 में एम एन राय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। हम लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ा था, वहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन को हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था और वह किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य। कल हम लोगों ने पढ़ा था जब कैबिनेट मिशन आया था, तो उसके अंतर्गत बताया गया था कि क्या कैसे कैसे क्या सिस्टम होगा, कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्यों पर किस तरीके से चुनाव किया जाएगा, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो वही चीज़ है कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, उसमें से जो प्रांतों से 292 सदस्य, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों से थे। प्रांतों का मतलब जो बाद में चलकर राज्य बने। ठीक है, उधर नहीं प्रांत, उत्तर प्रांत था, मध्य प्रांत था, ऐसे ऐसे कई प्रांत थे। तो 292 सदस्य थे वो प्रांतों से थे। कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य थे और देसी रियासत जहाँ पर राजाओं का शासन था, जो छोटे छोटे देसी रियासत थे, वहाँ से 93 सदस्य थे। ये था संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या। क्वेश्चन बना है, कई बार बना है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो कितने थे? 389 थे। ठीक है, चुनाव का प्रकार क्या था, किस तरीके से चुनाव हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसा? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। प्रतिनिधित्व जो था एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, इसको हम आगे बताएंगे डिटेल में। ठीक है, अभी इसको सिर्फ इतना जानिए कि किस तरीके की एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था, जो प्रतिनिधित्व का प्रणाली था। ठीक है, मतदान प्रणाली कैसी थी? मतदान पद्धति यानी मतदान प्रणाली कैसी थी? तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था, FPPS। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि पहले पर आप जिसको रखेंगे वही आपका जो है उसी के पास आपका वोट जाएगा। ये था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जैसे
तीन लोग हैं, आपने इनको पहले पर दिया, इनको दूसरे पर रखा, इनको तीसरे पर रखा। फिर कोई आता है, इनको पहले पर रखता है, इसको दूसरे पर रखता है, इसको तीसरे पर रखता है। तो ये होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। तो इसको अच्छे से हम लोग जब मतदान प्रणाली पद्धति पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से हम लोग इसको जो है और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी इतना थोड़ा थोड़ा समझते रहिए क्या होता है। ठीक है, फिर था संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत थी। निर्वाचित का मतलब जो संविधान सभा में कुछ सदस्य थे तो कुछ निर्वाचित सदस्य थे। निर्वाचित सदस्य कहाँ के थे? जो यहाँ का, जैसे जो प्रांत के जो सदस्य थे ये निर्वाचित थे, कमिश्नर क्षेत्र के ये मनोनीत थे, देशी रियासतों के भी काफ़ी सदस्य मनोनीत थे। मनोनीत का मतलब कहीं कहीं निर्वाचन होता था तो देशी रियासतों में ये होता था कि वो लोग, राजा जो होता था अपने तरीके से अपने अनुसार लोगों को भेजा था कि संविधान सभा में मेरे अनुसार जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़, दोनों चीज़ था कि जो हमारा संविधान सभा था उसमें कुछ लोग निर्वाचित भी थे और कुछ लोग जो थे मनोनीत थे। मनोनीत का मतलब किसी के द्वारा प्रमोट करके उसको उस सीट पर रख दिया जाना या बैठा दिया जाना, इसको मनोनीत कहते हैं। ठीक है, निर्वाचित का मतलब होता है जो निर्वाचन के द्वारा चुना जाए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा चुनाव के लिए सीट, कितने सीट कौन कौन सी पार्टियां जीती थी, क्या कैसे सीट थी। तो 296 सीटें टोटल थी, जिसमें 208 कांग्रेस की थी, 73 मुस्लिम लीग थी और 15 सीटें अन्य थी। ठीक है, इसमें देखते हैं भारतीय संविधान में शामिल महिला सदस्य, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी कितनी महिला सदस्य थी। तो 15 महिला सदस्य थी। इतना याद रखिएगा कितनी महिला सदस्य थी, तो भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, श्री दुर्गा बाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्पू स्वामीनाथन, ये महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में उपस्थित थी या संविधान सभा में भाग ली थी। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक, यानी कि 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी, बिहार से 1, मध्य प्रांत से 1, मद्रास से 3, बम्बई से 1, उड़ीसा से 1 एवं बंगाल से 2 महिला सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि सबसे ज़्यादा महिला अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा महिलाएँ थी संविधान सभा में। ठीक है, दक्षायनी बेलायुथन, ये एक नाम निकल के आता है। तो ये एकमात्र दलित महिला थी। ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला कौन थी, तो दक्षायनी बेलायुधन जो थी ये एकमात्र दलित महिला थी। उसके बाद बेगम रसूल जो थी ये एकमात्र जो थी मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल जो थी एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित ये क्या थी, ये संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा में 389 सदस्यों के स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए, जिसमें से 229 सदस्य प्रांतों से तथा 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। जैसे जब 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट बन गए, यानी कि स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश बन गए भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे कुछ सीटें थी, जो 389 सीटें थी, तो भारत और पाकिस्तान दोनों को लेकर बनाया गया था, 389 सीटों का निर्धारण हुआ था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया, तो इससे जो था कितने सीट हो गई, तो वो 299 सीट रह गई। ठीक है, जिसमें से 389 सदस्य थे, उसके स्थान में कितने हो गए, 299 सदस्य हो गए, जिसमें से 229 सदस्य जो थे प्रांत से हो गए, 70 सदस्य जो थे देशी रियासतों से हो गए। ठीक है, इस तरीके से संविधान सभा थी। अब संविधान सभा की बैठकें ये इम्पोर्टेंट है, कब शुरुआत होती है बैठकें, कब से संविधान बनना स्टार्ट होता है, क्या कैसे। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दिल्ली के असेंबली हॉल में आयोजित की गई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया तथा रियासतों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग नहीं लिया। देखिए, जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को होती है, इसमें मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है और रियासत के जो प्रतिनिधि थे, जो राजा महाराजा के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि थे, तो कितने थे, 70 सदस्य थे देशी रियासतों से, तो वो लोग क्या थे, वो लोग भी भाग नहीं लिए थे। इसमें क्या था, इसमें फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये क्वेश्चन बना है कई बार। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो
किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों चुना गया था? क्योंकि फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार इसको माना जाता है कि जो सबसे बुजुर्ग होता है उस टाइम उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे। तो इनको जो है ऐसे है इनको जो है नॉमिनेट करके इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया कि ये वयोवृद्ध हैं, तो इनको जो है आज के लिए मतलब पहली जो बैठक थी 9 दिसंबर 1946 के लिए, इनको जो है उस दिन के लिए अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे फिर देखते हैं दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब अब ये पूरी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया तथा एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। इसी दिन बी.एन. राव, किसको? बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। ये तीनों नाम याद रखिएगा। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष, बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीसरी बैठक होती है 3 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में। ठीक है, जिसका समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति कर दिया गया। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ये भी क्वेश्चन बना है कि जैसे कथन दे देता है, ऐसे देता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार था। यह उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित जो उद्देश्य प्रस्ताव था, बाद में यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना की रूपरेखा बनी। ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन। वाचन का मतलब बहस, उस पर बात विवाद, ये सब चीज़ें 3 वाचन हुआ था। तो प्रथम वाचन जो हुआ था ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। उस पर जैसे होता ना, कोई नियम कानून आप लोग बनाते हैं फिर उसको ले जाकर पेश करते हैं कहीं सभा में, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड उस पर बहस चलता है कि नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, मौलिक अधिकार डाले हैं, हाँ ये भी डालिए इसमें, ये क्यों डाल दिए, ये तो गलत हो रहा है, ये सही है, हाँ ऐसा वैसा, मतलब कुल मिलाकर वाचन का मतलब होता है कि उस पर बहस करना। तो 3 बहस हुआ था, 3 वाचन हुआ था। पहला हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होता है, ये 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। ठीक है, फिर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। और अंत में इसी 26 नवंबर 1949 को कुछ जो है संविधान के कुछ अंग जो है आंशिक रूप से इसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा वाचन जो होता है ये सबसे बड़ा वाचन माना जाता है। ये दूसरा वाचन जो है सबसे बड़ा वाचन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो दूसरा वाचन है ये सबसे बड़ा वाचन है। दूसरा वाचन ये सबसे ज़्यादा दिन तक चलता है। ठीक है, फिर क्या है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा? ये सब डिक्टो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो कभी छोटे एग्जाम में बनता है। एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं। अगर जो लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दिए होंगे ना, तो वहाँ पर ऐसे नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन ही हम लोगों से गलत हो जाते हैं और हम लोग सिलेक्शन के रेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन मत गलत कीजिए। मैं अपना बता रहा हूँ, एक बार मैं इतनी मतलब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने गया था, फिलहाल निकला था, प्री निकला था मेरा, मतलब रनिंग नहीं क्वालिफाई कर पाया था। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें एकदम मेजर क्वेश्चन में गलत कर दिया था। एकदम मेजर क्वेश्चन, जो छोटा सा क्वेश्चन होता है, दक्षिणतम बिंदु क्या होता है भारत का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो गया था। ठीक है, तो संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान का मसौदा तैयार करने में समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, कुल व्यय कितना हुआ था? 63,96,729 रुपये का लगभग इसमें व्यय हुआ था। 63,96,729 रुपये का। और मूल प्रतियाँ जो है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसकी मूल प्रति है। और कुल 11 सत्र हुए थे, 11 सेशन हुए थे इसके। ठीक है, 11 सेशन हुए थे, 11 सत्र हुए थे।
63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अंतिम बैठक जो हुई थी इसमें 24 जनवरी 1950 में हुई थी, जिसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं अंतरिम सरकार का। कैबिनेट मिशन आती है 1946 में। उसका 2 ही उद्देश्य था, एक तो संविधान सभा का गठन कराना और एक अंतरिम सरकार का गठन कराना। तो संविधान सभा का गठन के लिए सिस्टम हो गया था कि ठीक है 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा और इस तरीके से जो है संविधान सभा में 289 सदस्य जो है 389 सदस्य जो है चुने जाएंगे। तो इस तरीके से 389 सदस्य के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। ये सब सिस्टम था। खैर, फिर उसके बाद इसका और क्या काम था कि अंतरिम सरकार का गठन कराना था। अंतरिम सरकार को कैसे करना था, तो उस तरीके से तो सदस्य और उनके विभाग कौन कौन, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उस टाइम क्या देखा था, जो नेता हाईलाइटेड थे उन्हीं में से सबको जो है एक अंतरिम सरकार बना के दे दिया गया कि ठीक है आप लोग अब जो है अब यहाँ से ब्रिटिश सत्ता यहाँ से अपना जो है बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से जा रही है। अब आप लोग अपने देश का अपने कानूनों का संचालन कीजिए और अपने हिसाब से अपने देश का संविधान बनाइए। और इस तरीके से जो है तो एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। कब होता है? 1946 में। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे इनको राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों का अधिकार था, इनका विभाग ये था। ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री सीधे समझिए कि जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण यानी कि गृह मंत्रालय इनके अधीन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जॉन मथाई जो थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। ठीक है, जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता भाई, ऐसे डिक्टो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, HC भाभा कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मामले इनके हाथ में था। अब्दुल रब नस्तार ये डाक वायु रेलवे संचार। और श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। ठीक है, आई चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री। ठीक है, गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री और जोगेंद्र मंडल ये विधि मंत्री थे। ठीक है, जोगेंद्र मंडल ये विधि मंत्री। ये था अंतरिम सरकार। ठीक, पहली जो अंग्रेजों के द्वारा जो अंतरिम सरकार गठन किया गया था वो कुछ इस प्रकार से था जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता है अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद था उसी के सदस्य जो थे उसको अंतरिम सरकार में बना दिया गया। ठीक है, इस परिषद के अध्यक्ष माउंटबेटन वायसराय और उपाध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। कहने का मतलब था कि इस ऐसी अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। देश तो एक है, यानी कि एक देश की सरकार है, लेकिन चला कौन कौन रहा, अब इसको भारतीय भी चलाएंगे और जो ब्रिटिशियस हैं वो भी इसको चलाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है। उसका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया जाता है। तो स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल था तो उसमें सदस्य थे और विभाग कौन सा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, ये सब इनके अंतर्गत था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह मंत्रालय था, गृह सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। RK खड़मुसम शेट्टी ये वित्त मंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। HC भाभा वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और BN गाडगिल जो थे ये कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है, इस तरीके से ये था हमारे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, पहला मंत्री परिषद। ठीक, इसको आप लोग देखिएगा, पहला मंत्रिमंडल जो था, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया तथा इसी दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए। यानी कि जब अंतिम बहस खत्म होता है 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन क्या होता है, तीसरा बहस था
तीसरा वाचन, तो उसी दिन 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 300, 392, 393, 394, ये सब जो थे 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। उसके बाद और जो बाकी पूर्ण रूप से संविधान जो हमारा था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू होता है। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, या भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तब भी 26 जनवरी 1950, या भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949, या आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सही करिएगा। अब आगे देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य, और कौन कौन से कार्य थे संविधान सभा के। तो संविधान के निर्माण और कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा के निम्न कार्य किए। संविधान सभा ने वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जो था राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। राष्ट्रगान क्या है हमारा, जन गण मन। ठीक है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। ठीक है, इसको जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज जो था ये 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा। राष्ट्रगान की गायन अवधि जो होती है 52 सेकंड होता है। ये भी पूछा गया कई बार कि राष्ट्रगान का गायन अवधि कितना होती है, राष्ट्रगान का गायन अवधि और राष्ट्रीय गीत का भी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रगान 52 सेकंड, राष्ट्रगीत 65 सेकंड। ठीक है, आगे है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। पहली बार वर्ष 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी दिया रहता है, जो भी दिया रहेगा आप लोग कर लीजिएगा, तो के द्वारा लिखा गया है। ये आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा गया था वंदे मातरम। ठीक है, इसका जो गायन का समय है यानी कि राष्ट्रगीत की गायन की अवधि जो होता है वो 65 सेकंड होता है। राष्ट्रगान 72 सेकंड, राष्ट्रगान 52 सेकंड और राष्ट्रगीत 65 सेकंड। ठीक है, बोलते बोलते ना जुबान लड़खड़ाने लगी है। राष्ट्रगीत कितना है, राष्ट्रगीत का गायन अवधि 65 सेकंड और राष्ट्रगान का 52 सेकंड। ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया। पहला राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया, जिसमें चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को तथा अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, यानी कि जब लीप वर्ष रहता है, जब फरवरी 28 की रहती है तब 21 मार्च को पहला दिन पड़ता है, जब फरवरी 29 की रहती है तब 22 मार्च को पहला दिन पड़ता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल संविधान को हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। ये क्वेश्चन पहले नहीं बनता था, लेकिन हाल ही में जब एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला कि किसने जो है इसको हस्तलिखित किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा इसको ज्यामिति सौंदर्यीकरण किया गया है, अलंकृत किया गया, सजाया गया है। ठीक है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण को वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा सुलेखित किया गया है। हिंदी संस्करण को जो था ये वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, और संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर हैं, और संविधान सभा के कानूनी सलाह जो है ये BN राव हैं। ठीक है, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव करके नाम है, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा में हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी हैं, समितियों से क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट समितियां। संविधान सभा के लिए कुल 22 समितियां गठित की गई थी। समितियों के प्रकार 8 बड़ी समितियां थी और 14 अन्य समितियां थी। कितनी समितियां कुल बनाई गई थी, कुल 22 समितियां बनाई गई थी, 8 बड़ी समितियां थी, 14
छोटी अन्य समितियां थी। सभी समितियों को देख लेते हैं। बड़ी वाली को संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति कई बार क्वेश्चन पूछा गया और संघीय संविधान समिति का भी पूछा गया। यहाँ से क्वेश्चन जो बड़ी समिति है ना सॉरी, जो बड़ी समितियां हैं इनके अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछता है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इस समिति की 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी। ठीक है, इसकी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की। ठीक है, नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड थे इसके। राज्यों के लिए समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संचालन समिति। ठीक है, याद रखिएगा समिति से क्वेश्चन बने हैं बच्चों, समिति से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग छोटी समितियों में अध्यक्ष देख लेते हैं जो मेजर हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जो थी जेबी मावलंकर के अधीन था। कार्य संचालन समिति डॉक्टर केएम मुंशी के अधीन था। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर, ये भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। ठीक है, क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एच वरदाचार्य। ये थे सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियाँ। ठीक है, समितियाँ हो गई, बड़ी समितियाँ हो गई, छोटी समितियाँ हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से लिख के रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। कभी कभी ना इसको ऐसे पूछता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति इसका हिंदी नाम है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रारूप समिति। तो इसे हिंदी में दस्तावेज समिति के नाम से भी जाना जाता है, दस्तावेज समिति। ठीक है, कार्य संविधान के मसौदे पर चर्चा करना था। ठीक है, कुल सदस्य इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे जो, इनका नाम देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बंगाल के बाद बम्बई से निर्वाचित किए गए थे। केएम मुंशी बम्बई से निर्वाचित थे। मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। बीएल मित्रा, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, टीपी खेतान। ठीक है, ये सब थे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अध्यक्ष पूछता है इसका, कभी कभी नाम भी पूछ लेता कि प्रारूप समिति के निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो ये ऐसा था। बाद में बीएल मित्तर और डीपी खेतान के स्थान पर एन माधव और टी कृष्णाचारी को सदस्य बना दिया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों में केवल 2 केएम मुंशी एवं टी कृष्णाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। ठीक है, प्रारूपण की सीमा, इसको बारे में देखते हैं। तो संविधान का पहला मसौदा बीएन राव ने तैयार किया था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1900। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन जो था ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और पहली बैठक जो थी ये 30 अगस्त 1947 को हुई थी। पहला मसौदा 21 फरवरी 1946 को। ठीक है, कुल बैठकें कितनी हुई थी प्रारूप समिति के? तो 141 बैठकें हुई थी। इसको याद कीजिएगा दोस्तों और अच्छे से पढ़िए। देखिए, ज़िंदगी मौका एक ही बार देती है, बार बार मौका नहीं देती है। अगर आपको मौका मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, अगर आप यूपीएससी के फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो किसी तरीके से मेहनत करके किसी भी तरीके से एक नौकरी ले लीजिए दोस्त। ठीक है, नौकरी पाना ना आज के समय में, समझ लीजिए, एक होता नहीं है, कहते नहीं गाँव में, गंगा नहा लिए। तो बच्चा नौकरी पा जाओगे तो समझ लो गंगा नहा लिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। टॉपिक भले छोटा सा है लेकिन विशेषताएं तो भारतीय संविधान की बहुत बड़ी बड़ी हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। आप लोग जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हमारे साथ या किसी और भी जगह से कहीं से भी पढ़ेंगे, जब पूरा पढ़ेंगे आप लोग, पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे आप लोग, स्वतंत्रता, जो भी चीज़ें, जितनी चीज़ें हैं, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, संघ राज्य क्षेत्र संबंध, सब A to Z जब सब चीज़ें पढ़ेंगे आप लोग, तो आप लोगों को पता चलेगा हमारा संविधान क्या है, कैसे है, किस तरीके का। समझ लीजिए एक प्रकार का वरदान है संविधान, ठीक है, संविधान वरदान है। तो आइए बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता है लिखित एवं विस्तृत संविधान, ठीक है। भारत का संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। देख ही रहे हैं किस तरीके की संविधान सभा था, कैसे कैसे सबको चुना गया था, किस तरीके से। तो कहने का मतलब बहुत विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का संविधान, ठीक है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं तथा 8 अनुसूचियाँ हैं। ये मूल संविधान में थी, ठीक है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक प्रस्तावना है, लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे मूल संविधान की बात करेगा तो आप लोग ऊपर वाला बताएंगे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। अगर वर्तमान की बात करेगा तो आप लोग लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ऐसे नहीं हुआ कि 470 अनुच्छेद 470 आ गया है, 470 नहीं आया है, 395 तक ही है, उसी में जोड़े गए हैं, सब क्लॉज जोड़े गए हैं। जैसे अभी आप देखें 15 का 6 जुड़ा है, 16 का 6 जुड़ा है, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद 51 का जुड़ा है, ऐसे ऐसे जो सब क्लॉज जुड़े हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो 470 अनुच्छेद के आसपास पहुंच गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, दोनों से इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है। होता नहीं है कि हम अपनी कुछ भी चीज़ रहता है, अंदर अगर कोई नियम लागू करना है तब भी हम आप अपने से ही लागू करते हैं। बाहर की कोई नीति रहती, कोई बैठक है, बुलाया जा रहा, भारत को जाना है, भारत चाहेगा उसमें जा भी सकता है, भारत का मन करेगा भारत नहीं जाएगा। भारत बाध्य नहीं है किसी चीज़ के लिए कि नहीं वहाँ पर हमको जाना ही है, जाना है। इसीलिए भारत जो है संप्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि ये बाध्य नहीं है, इसको कोई ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है तो उसमें भारत जो है जाए, उसके बारे में कुछ बोले या भारत उस पर कुछ टिप्पणी करे। ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। भारत एकदम स्वतंत्र है, संप्रभुता संपन्न है। उसका मन करेगा वो रूस के साथ जाएगा, उसका मन करेगा यूक्रेन के साथ जाएगा। वो अपने किसी भी मतलब आंतरिक या बाह्य नीति, कोई भी नीति है, चाहे वो तटस्थ हो जाए कि नहीं भाई आप दोनों लोग झगड़ा लड़ाई करिए, हमसे आपसे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये होता संप्रभुता संपन्न राज्य का मतलब, ठीक है। तथा किसी बाहरी नियंत्रण के लिए अधीन नहीं हो, इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। कि जैसे कोई बाहरी हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसका अर्थ है भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में, अभी आप लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, लोकतंत्रात्मक शासन होता है, राजतंत्रात्मक शासन होता है, ऐसे कई तरह के शासन व्यवस्थाएं हैं। तो लोकतंत्रात्मक शासन में क्या होता है, इसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वही शासन करते हैं। यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं से देखा जाए तो यहाँ शासन किसके द्वारा हो रहा है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो कर ही रहे शासन, लेकिन देखा जाए तो शासन किसके द्वारा हो रहा है, जनता के द्वारा हो रहा है। अभी किसी की सरकार है, 5 साल उसकी सरकार है, ठीक है, काम अच्छा कर रहा है, कहीं काम उसने ख़राब करना स्टार्ट कर दिया, जनता फिर, ये जरूरी थोड़ी ना कि फिर अगले 5 साल फिर वही आ जाएगा। जनता के ऊपर है, जनता चाहेगी उसको हटा देगी, किसी दूसरे को चुन लेगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब है पूरी सत्ता, जो सत्ता है वो किसके हाथ में है, शासन शक्ति तो जनता के हाथ में। ये भारत का एक, समझ लीजिए, एक प्रकार का
एक विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, आगे देखते हैं गणराज्य का अर्थ क्या होता है कि राज्य के सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार होगा तथा भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि ब्रिटेन की तरह अनुवांशिक व्यक्ति होगा। ठीक है, वही चीज़ कि ब्रिटेन में जैसे राजतंत्री शासन है तो वहाँ पर राजा का बेटा राजा ही बनता रहता है, ऐसे राजा 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 ऐसे राजा होते रहेंगे। लेकिन वही हमारे भारत में क्या है, राष्ट्रपति भी जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, वो भी निर्वाचित होता है। ठीक है, हम जैसे जनता क्या करती, जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, लोकसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का, इन सब का चुनाव करती जनता प्रत्यक्ष रूप से। फिर ये लोग किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है, इनमें भारतीय जनता ही तो इन्वॉल्व हो रही है। तो ठीक है ना, इतना समझ में आया। फिर हम लोग बात करते हैं एकल नागरिकता। ये भी एक विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा, ना कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। अब जैसे मैं ही हूँ, मैं ही उत्तर प्रदेश का हूँ, तो ये नहीं है कि मैं एक नागरिकता मेरा उत्तर प्रदेश का अलग से और भारत का अलग से। ठीक है, अमेरिका जैसे राज्यों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो वहाँ पर जैसे एक राज्य की नागरिकता रहती है जहाँ पर आप रह रहे हैं, एक संघ की नागरिकता रहती है। लेकिन भारत एकल नागरिकता की बात करता है कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको सिर्फ भारत की नागरिकता लेना पड़ेगा, आपको कोई जरूरी नहीं है आप भारत के किसी भी राज्य में हैं, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, एकल नागरिकता की बात करता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का अर्थ है एक संघ और उसकी दूसरी राज्य की, जैसी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका संविधान में। ठीक है, वहाँ एक संघ की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता होती है। ठीक है, कठोर एवं लचीलापन, ये भी विशेषता है भारतीय संविधान की। हमारा भारतीय संविधान न ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा लचीलापन है। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। यह कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। एवं लचीला इसलिए है क्योंकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, वही चीज़ है, कठोर है क्योंकि कुछ चीज़ों पर सीधे सीधे रोक लगा गया है कि अब जैसे क्या होता है उसका, मौलिक अधिकार की बात कर लें तो मौलिक अधिकार पर सीधे सीधे रोक लगा है कि जो है मूल संविधान के ढांचे को बिना छेड़खानी करते हुए आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अब मूल संविधान यानी कि मूल संविधान जो चीज़ें हैं उसको आप लोग छेड़खानी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए विशेष बहुमत की प्रक्रिया लानी पड़ती है, काफ़ी कठिन हो जाता है कुछ चीज़ों में संशोधन करना, और कुछ चीज़ों में आसानी से हो जाता है, साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। पढ़ेंगे आगे साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आगे देखिए कितनी लड़ाई है, मज़ा आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग हमारे साथ पॉलिटी पढ़ेंगे। मेरा सब्जेक्ट भी है, मतलब सब्जेक्ट कहने का मतलब ऐसे तो कह नहीं सकते कि पॉलिटिकल साइंस ही मेरा सब्जेक्ट है। मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो था पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, मास्टर भी हूँ पॉलिटिकल साइंस से, तो ये सब जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन सब पे पकड़ थोड़ा ज़्यादा पकड़, वैसे जीके जीएस के सारे पार्टों पर रहना चाहिए। आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वनडे लेवल का या फिर सिविल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी किए होंगे, तो आप लोगों को जीके जीएस के सारे सब्जेक्टों पर पकड़ बराबर होनी चाहिए, तभी आप सफलता की सीढ़ी को चूम सकेंगे। ठीक है, संसदीय सरकार के बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल ब्रिटेन पर आधारित है। ब्रिटेन का मॉडल है वेस्टमिंस्टर मॉडल, तो इस पे आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है तथा मंत्रिपरिषद तथा इसका प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें, भारतीय संविधान में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है तथा राज्यों में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, ये भी है हमारे संविधान की विशेषता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ते तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे से सरकार उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकती। यानी कि सरकार जैसे किसी की सरकार है, देखिए न्यायपालिका जो है ये
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों से अलग होती है। कोई भी चीज़ होता है तो उस पर अगर सिस्टम गलत हो रहा है तो उस पर न्यायपालिका दबाव बनाती कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं है, लेकिन अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो दंड देना जो है न्यायपालिका का कार्य होता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी राज्य, भारतीय संविधान की विशेषता है समाजवादी राज्य भी। भारतीय संविधान समाजवादी राज्य की स्थापना करता है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित भी है। सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने के लिए संकल्प मिलता है। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना में है। प्रस्तावना हम लोग जब पढ़ेंगे पूरा अच्छे से तो वहाँ पर समाजवादी राज्य बनाने के लिए कई सारे जो प्रावधान दिए गए हैं वो हम लोग को देखने को मिलेंगे। समाजवादी शब्द का प्रयोग 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। देश के सभी नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार है, अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1989 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है एक ऐसा राज्य जो किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, और सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है और नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये है भारत की विशेषता, पंथ निरपेक्ष राज्य। ये किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता। आप लोग भारत में हैं, आप लोग देख रहे हैं भारत में जगह जगह पर, भारत विविधताओं का देश है। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं, आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे, या आप उत्तर प्रदेश से आप केरल में जाएंगे तो बोली, भाषा, रंग, रूप, पहनावा सब कुछ चेंज मिलता है, धर्म भी चेंज मिलता है, जाति भी चेंज मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जो भारत है, भारत में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं दिया गया कि नहीं हम हिंदू धर्म को विशेष समर्थन दे रहे हैं, हम इस्लाम को समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। कई राज्य हैं, कई देश हैं जो इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर इस्लाम धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो खैर ये सब बाहर की बातें हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को याद देखना था कि पंथ निरपेक्ष राज्य जो है हमारा भारत। ठीक है, फिर क्या दिया गया? राज्य किसी भी धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर ये नहीं है कि अगर बौद्ध धर्म का कोई है तो उसके साथ राज्य जो है, सरकार जो है उसके साथ भेदभाव करेगी, उसको नौकरी नहीं देगी या उसको जो है कुछ अलग उसके साथ प्रावधान करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। सभी धर्मों का समान सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया? प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, कुछ अन्य विशेषताएं हैं, इसको भी देख लेते हैं। अन्य विशेषताएं में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, विधि का शासन है, अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेशन है, त्रिस्तरीय शासन है। त्रिस्तरीय शासन का आप लोग आगे पढ़ेंगे, त्रिस्तरीय शासन भी है। आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। ये बहुत बड़ी बात है कि 60 देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद तब जाकर हमारा ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। यानी कि इसलिए कई लोग कहते भी हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये भीख का थैला है। ठीक है, उधार का थैला है। ऐसी ऐसी बातें कई लोगों ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय संविधान की प्रकृति। प्रकृति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान को कुछ विद्वानों ने संघात्मक माना है, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यानी कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। वहीं कुछ विद्वानों ने इसे एकात्मक माना, क्योंकि अधिकांश शक्तियाँ केंद्र सरकार में ही निहित है और राज्यों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। ठीक है, जो जैसा देख रहा है, जिसको जैसा लग रहा है वो अपनी अपनी बातें बता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि संघात्मक है, कुछ लोग कहते हैं एकात्मक है। ठीक है, SR बम्बई बनाम भारत संघ एक मामला था 1994 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। क्या है? परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट है राजमन्नार समिति 1969 में और साकारिया समिति 1983 ने भारतीय संविधान को भी परिसंघीय
माना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। परिसंघात्मक किसने माना था? SR बम्बई बनाम भारत सरकार। ठीक है, राजमन्नार समिति और सरकारीय समिति ने भी परिसंघ ही माना था। ठीक है, अब भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण क्या क्या है इसको देखते हैं, फिर हम लोग संघीय लक्षण क्या क्या है उसको भी देखेंगे। ठीक है, इसमें कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। केंद्र राज्यों के सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। संविधान संशोधन करने का अधिकार केंद्र के पास है। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्तियों का केंद्र सरकार के पास है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों का कोई अपना संविधान नहीं है। ठीक है, फिलहाल अब ये जम्मू कश्मीर में भी हालत खत्म हो गया शायद। तो एकात्मक लक्षण इससे पता चलता है कि यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति का शासन लगता है, केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा मजबूत देखने को मिलती हैं। शक्तियों का बंटवारा हुआ लेकिन ज़्यादातर शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है। संघ द्वारा जो भी होता है राज्यों को निर्देश दिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पूरी शक्तियाँ केंद्र के पास है, यानी कि एकात्मक लक्षण यहाँ से देखने को मिलता है। फिर अगर संघात्मक लक्षण की बात करें तो संघात्मक लक्षण में कि लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है, केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकार बनती, संसद में उच्च सदन और राज्यसभा की उपस्थिति है। तो इससे ये पता लगता है कि जो है ये संघात्मक लक्षण है, क्योंकि संविधान लिखित है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान संशोधन भी होता है, राज्य और संघ के बीच में यानी केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। अब कुछ कथन है संविधान से संबंधित देखते हैं कौन कौन से कथन हैं। तो विंस्टन चर्चिल का कथन है कि भारतीय संविधान एक जाति की संस्था है। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उससे क्रियान्वयन करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान भी बुरा बन जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा बन जाता है। डी बसु का कहना है कि भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक दोनों है, जो कि देखने को मिल रहा है कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी विद्यमान है और संघात्मक लक्षण भी विद्यमान है। और आइवर जेनिंग का कहना है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यानी कि वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आज हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें डिस्कस किया है वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। आर्टिकल के माध्यम से हम लोग पूरा आर्टिकल ख़त्म करेंगे। और एक वीडियो मेरे उस पे है, चैनल पर है, तो आप लोग इसको जाकर देख लीजिएगा डीप में, मतलब ऐसे ही पूरा एक ही वीडियो के माध्यम से 20-25 मिनट में पूरे अनुच्छेद का रिवीजन कराया गया है। वहाँ से आप लोग एक बार अनुच्छेद पूरा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद कल हम लोग इसको जो है एक एक करके संघराज्य उसका क्षेत्र पूरा सिस्टमेटिक ढंग से इस बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए विदा लेता हूँ आप लोगों से। मिलेंगे कल नए जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।